प्रदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव के इस आयोजन में हमारा अगला सत्र उत्तराखंड न्यू हॉरिजन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म है और इस सत्र के अतिथि उत्तराखंड के माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। उत्तराखंड पर्यटन पर तैयार की गई एक शॉर्ट मूवी तब तक हम देखेंगे। दृश्य देखिए, सबको दिखाइए। ये ऋषि गंगा है और यहाँ ऋषि मुनियों ने साधना करके ऋषि गंगा को प्रकट किया। श्री सतपाल महाराज जी उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना विभागों के मंत्री हैं। और आइए अब देखते हैं श्री सतपाल महाराज जी का एक संक्षिप्त परिचय। सतपाल महाराज, लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री उत्तराखंड। श्री सतपाल महाराज जी उत्तराखंड के पर्यटन, लोक निर्माण और संस्कृति मंत्री हैं। इसके अलावा भी कई विभागों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी राज परमंत श्री हंस और राजेश्वरी देवी के सुपुत्र हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। श्री सतपाल महाराज जी 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। आप मानव उत्थान सेवा समिति के प्रमुख रहे और ज्ञान नामक मेडिटेशन तकनीक सिखाने का भी काम किया। इस आंदोलन के तहत दुनिया भर में कई जगहों के छात्रों के साथ ही आश्रम से भी जुड़े। आप हरिद्वार के मुख्य आश्रम में नियमित तौर पर आपके कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें 1 लाख या उससे अधिक लोग शामिल होते हैं। आपने उत्तराखंड के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने इसके लिए अथक प्रयास किए हैं। और अब मैं
राजश्री जी से निवेदन करूंगी कि सबसे पहले स्वागत करें मंत्री जी का फूलों के साथ। देवों की भूमि से आए सतपाल महाराज जी का स्वागत। अंग वस्त्र, और जैसा कि दीपावली का मौका है तो दीपावली के मौके पर उपहार देने की परंपरा है, मिठाइयाँ देने की परंपरा है। और मैं निवेदन करूंगी राजश्री जी से, पुनः आमंत्रित कर रही हूँ, आप कृपया स्वागत भाषण व सत्र संकल्पना प्रस्तुत करें। तो जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और तब से बहुत सारी नई चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं, अलग अलग क्षेत्र को हमने छुआ है। लेकिन कहते हैं कि कार्य वही सफल होता है जिस पर साधु संतों का आशीर्वाद हो। और यदि एक संत ही इस कार्यक्रम का समापन करे तो वहीं से नए भविष्य की शुरुआत हो जाती है। आज सतपाल महाराज इस कार्यक्रम के, जिसको कहा जाए वैलिडिक्टरी सेशन के हिस्सा हैं, और वो केवल महाराज ही नहीं हैं। मैं उनको कुछ इस तरह से देखती हूँ, जो संत है और जिसमें समाज समाया हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के दुख दर्द को समझता है, समाज के खुशी और जो समाज के आत्मा को समझता है, और जो आत्मा को समझता है वो इस देश को समझता है। और सबसे बड़ी बात कि देवभूमि से आते हैं और देवताओं पर विश्वास रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस सत्र का खूबसूरत समापन इससे अच्छा नहीं हो सकता था। सतपाल महाराज जी, मैं आपको इस पूरे कार्यक्रम की एक कल्पना भी समझा दूं। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नई राह निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। नई राह उस चीज़ की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा यदि मैं मानूं किसी चीज़ की है तो वो खुद हमारे देश की मिट्टी की है, यानी कि यहाँ के पर्यटन क्षेत्र की है। उसकी जिम्मेदारी आप पर है। आपने कई दशकों से भारत को देखा है, कई दशकों से भारत को बढ़ते फलते फूलते देखा है, और अब मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड में आपने इतने नए प्रयोग किए हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में एक प्रशस्त मार्ग हमें मिल रहा है। वो मार्ग कौन सा है ये हम आपसे जानना ज़रूर चाहेंगे, और आपका स्वागत करते हुए और ज़्यादा वक्त न लेते हुए उसी मार्ग की परिकल्पना जो आपने रखी सबके सामने, जिस पर आप चल रहे हैं, वो अब हम लोगों के भी सामने रखा जाना चाहिए। इसका आग्रह आपसे है। और यहाँ पर इसी आग्रह के साथ मैं आपको एक बात से आगाह भी कर दूं कि हम केवल सुन नहीं रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं। हमारे इस दर्शक दीर्घा में ऐसे कई लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, कई लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। तो इसे आप एक इन्वेस्टर समिट के तौर पर भी देखें, जो उत्तराखंड में जाकर कुछ नया करना चाहते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा निभाना चाहते हैं। तो आपसे कई हमारे सवाल भी होंगे और उसका जवाब भी हम आपसे चाहेंगे। और साथ ही महाराज से ये नहीं कहा जा सकता कि हम जवाब चाहेंगे, हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपका आशीर्वाद चाहेंगे। तो आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम के इस सत्र की शुरुआत। आपका स्वागत है। स्वदेश कॉन्क्लेव 2022 में आए हुए सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। श्रीमती राजश्री राय जी, एडिटर इन चीफ APN न्यूज़ इंडिया लीगल, श्री बसंत बिश जी, मेंबर UTTV, श्री किशोर काया जी, सिवॉय होटल मसूरी, श्री दीपक शर्मा जी, JP शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज ये बड़ी खुशी की बात है कि APN न्यूज़ बालाजी फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं।
जब टूरिज्म को हम भारत में शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा अतीत है, जिसके बारे में हम वेदों में पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा, राखीगढ़, सोनौली, मोहनजोदड़ो, जब अखंड भारत था तो मोहनजोदड़ो, ये सभ्यता का प्रादुर्भाव होना चाहिए। इसके तरफ थोड़ा सा डिस्कवरी और होनी चाहिए, इसका और एक्सकवेशन होना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हम क्या थे। आपने चीन के अंदर टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में सुना होगा कि वहाँ के बादशाह ने टेराकोटा वॉरियर्स के पूरी आर्मी को ज़मीन में दबा के रखा। एंड दैट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर टूरिज्म। लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, और वो टेराकोटा वॉरियर्स खरीद भी रहे हैं। मैं भी एक खरीद के लाया। तो कहने का मतलब कि वो एक इतिहास निकल रहा है उनका। तो हमको जो बताया गया कि एरियंस आए भारत में और वो अपने साथ घोड़े लाए। अब सोनौली में आपने नेटफ्लिक्स में देखा होगा, तो सोनौली में एक चैरियट निकली है जो करीब 5000 साल पुरानी है, और उसको देख के बड़ा विस्मय होता है कि जिस अद्भुतता से और जिस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया, उसमें वुड का और कॉपर का जो समन्वय किया गया है। तो वो चैरियट घोड़े खींचते थे, और वो चैरियट आपकी मेसोपोटामिया, आपकी इजिप्शियन चैरियट से कई बेहतर चैरियट है। हमारे यहाँ तो कृष्ण भगवान के बारे में आता है कि वो खुद ही रथ हाँकने वाले थे। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो संस्कृति है ये कितनी प्राचीन, कितनी पुरातन है। उसके जो अवशेष निकल रहे हैं सोनौली के अंदर, जो वहाँ महिलाओं के अस्थि पिंजर निकल रहे हैं, और ये माना जाता है कि महिलाएं भी पुरुष के साथ युद्ध करती थी, जैसे कि कैकेयी राजा दशरथ के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो ये एक ऐसा है कि मैं समझता हूं कि अगर टूरिज्म में ये चीज़ निकल के आए तो जो हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो ये लोगों की समझ में आएगा कि भारत कितना प्राचीन है, यहाँ के वेद कितने प्राचीन हैं। आप किसी भी मंत्र को आप जब सुनेंगे तो किस प्रकार से उसकी फॉर्मेशन है, किस प्रकार से उसकी ध्वनि है, किस प्रकार से उसके नमक और चमक, किस प्रकार से उसका संपुट लगाया जाता है, उसकी अद्भुतता को आप जब देखते जाएंगे, उस पूरी साइंस को आप देखेंगे, वाइब्रेशन की साइंस को आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन सभ्यताओं में कितना रहस्य भरा था, कितनी नॉलेज थी, जिस नॉलेज को आज दुनिया ड्राइव कर सकती है, उससे लाभान्वित हो सकती है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी.एस. किशन रेड्डी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, और इसमें हमें कुछ सेक्टर्स में काम करना होगा। सबसे पहले तो हमारा, आपको पता है, कच्छ से लेकर के हम नीचे जाते हैं और आपके चेन्नई तक, और चेन्नई से लेकर के फिर हम उड़ीसा तक आ जाते हैं। इतना कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हाइड्रोफॉइल है और जो हमारी फेरीज हैं, क्रूज़ हैं, बहुत नगण्य हैं, जबकि हमारे यहाँ क्रूज़ की ट्रैवलिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि क्रूज़ में किस प्रकार से पूरा एक टाउन पूरा बसता है और किस प्रकार से क्रूजेस चलते हैं। आपने देखा होगा कि वैंकूवर से कई क्रूज़ चलते हैं जो आपके आइसलैंड जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे टिहरी लेक के अंदर हम चाहते हैं क्रूजेस वहाँ भी हों, जैसे कि आपके स्विट्ज़रलैंड के कई लेक्स के अंदर, कई आपके इटालियन लेक्स के अंदर, फ्रेंच लेक्स के अंदर आपके क्रूजेस चलते हैं, फेरीज चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी काफ़ी विस्तार होना चाहिए, इस तरफ भी हमें देखना चाहिए। इसके साथ साथ कैरावान और कैंपिंग। विदेशों में लोग कैरावान रखते हैं, हर आदमी एक कार भी रखता है, एक बोट भी रखेगा और एक कैरावान भी रखेगा। कैरावान को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसमें पानी का कनेक्शन आ जाता है, बिजली का कनेक्शन आ जाता है, और उसमें सीवेज का कनेक्शन आ जाता है। इट बिकम्स अ पोर्टेबल होम। इस टूरिज्म को थोड़ा हमें बढ़ाना है, और हमें ये फैसिलिटी डेवलप करनी है कि जो टाउन एरिया हैं, जो स्पेशल लोकेशंस जो हैं, वहाँ पर हम कैरावान पार्क बनाएं। जो बजट वाले हैं उनके लिए हम कैंपिंग के लिए तंबू लगा दें ताकि सस्ते में वो रह सकें, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हों, कैफेटेरिया फैसिलिटीज़ हों, और इसके लिए पूरी सरकार भी, हम लोग पैसा लगा रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत हम लोगों का एक प्रपोजल था, महाभारत का प्रपोजल था,
क्योंकि हमारे उत्तराखंड में महाभारत हमारे रग रग में ओतप्रोत है। वहां पर लाखा मंडल है, जहां पर लक्षागृह बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए। उसके बाद पांडव जब गोत्र हत्या हो गई, अपने स्वजनों को उन्होंने मारा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए तुम्हें भगवान शिव के दर्शन करने जाना होगा। और वो उस ट्रेल पे गए। आज उस ट्रेल को फिर से हम जीवांत कर रहे हैं, एंड दैट ट्रेल इज गोइंग टू बी द मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन द वर्ल्ड, जिस पर पांडव लोग पैदल चल के गए। हम चाहेंगे कि हमारे यात्री भी जाएं। वहां पर अनेक सिद्धपीठें बनी हुई हैं, स्कंद पुराण के अंदर उसका पूरा उल्लेख है। तो हम चाहते हैं इस प्रकार का ट्रेल हो, जैसे कि आपके इनका ट्रेल है। आप पेरू और बोलिविया में जाएंगे तो इनका बादशाह जैसे ट्रैवल करते थे, वो ट्रेल हम चाहते हैं। आपके अन्नपूर्णा ट्रेल आपके नेपाल में है, तो उस तरह का ट्रेल अगर डेवलप होगा तो काफ़ी लोग इसमें आएंगे और इसमें सिद्ध पीठों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रपोजल था कि भाई पूरे महाभारत सर्किट को डेवलप किया जाए, जहाँ से कुंती स्वर्ग को चले गई, जहाँ पर वेद व्यास ने बैठ करके ग्रंथ लिखे। तो इतना बड़ा सर्किट बन गया कि मिनिस्ट्री ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइनेंस दिस, बिकॉज ये सारा आपका एक से लेकर के दूसरे पिथौरागढ़ तक चले गए। तो हमने ये सोचा कि अगर हम कैरावान के अंदर इसमें लगाते हैं और ऑन व्हील्स कर देते हैं, टोटल होटल्स ऑन व्हील्स कर देते हैं, तो उसके दो फायदे होंगे। जो मूवी बनाना जा रहे हैं, फिल्म बनाने जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि हमको 100 रूम्स कहीं पर चाहिए, तो हमारे सारे कैरावान वहाँ चले जाएंगे। 100 रूम्स 200 रूम्स उनको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर हमारे उत्तराखंड की जो सुंदरता है, हिमाच्छादित उसकी जो पर्वत श्रृंखला है, जहाँ पर आपको बर्फ दिखाई देगा, सुंदरता दिखाई देगी, आपको जंगल दिखाई देंगे, आपको रोडोडेंड्रन के फॉरेस्ट दिखाई देंगे। हमारे उत्तराखंड में एक जगह है चोपता, उसके बगल में तुंगनाथ का मंदिर है। आप जब वहाँ पर मार्च के महीने में जाइए, जब रोडोडेंड्रन खिलता है, तो सारा जंगल लाल हो जाता है और ऐसी ही वो पूरा पर्वत दिखाई देता है जैसे मां नंदा भगवती लाल चुन्नी ओढ़ करके बैठी हुई हो। ऐसा दृश्य आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, आप कैरावान और कैंपिंग जिसको हम अब लाने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। जहां आप जो भी फैसिलिटी चाहेंगे, उतनी गाड़ियों की फैसिलिटी, उतने रूम्स की ऑन व्हील्स जो हैं आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड में जो विशेषता है वो 4 धाम की विशेषता है। और 4 धाम की यात्रा, जिसमें 5वां धाम हमारा हेमकुंड साहब है, ये मिलाकर के सबसे बड़ी यात्रा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी पूरा हमारा साल खत्म नहीं हुआ है, पर हमारी यात्रा में 42,03,588 श्रद्धालु आ चुके हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और मैं समझता हूँ समय की पूरे इस पीरियड की समाप्ति तक मैं समझता हूँ कि ये करीब 45 लाख पहुंच जाएगा। इतना पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आ रहा है। अब उसको रोकना है, उसको हमें रोकना है। हम चाहे उसके अंदर एक वैदिक डिज्नीलैंड की तरह बनाएं, चाहे हम गंगा का डिज्नीलैंड बनाएं, दिखाएं उसको क्या क्या हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर है, क्या क्या हमारे धाम हैं। तो इसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। और एडवेंचर टूरिज्म के अंदर, रिलीजियस टूरिज्म के अंदर हमने वैष्णव, शैव और शाक्त सर्किट बनाया है। हमने 12 गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, 24 मंदिरों को लेकर के एक भगवती का सर्किट बनाया है। 12 हमने शंकर भगवान के, 12 हमने कुमाऊं में शंकर भगवान के, 24 मंदिरों को लेकर के एक सर्किट बनाया है। ऐसे हमने वैष्णव सर्किट बनाया है, ऐसे हमने नरसिंह सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है। गोलजू न्याय के देवता माने जाते हैं और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं। मुझे भी जापान जाने का मौका मिला। एक वहाँ टेम्पल ऐसा है जिसमें लोग एप्लीकेशंस लगाते हैं, आप उसको खरीद करके चिपका सकते हैं। ऐसे ही गोलजू भी है, उसमें आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। तो गोलजू का एक पूरा सर्किट हम बना रहे हैं, माशू देवता का पूरा सर्किट बना रहे हैं, सिख सर्किट हम बना रहे हैं, हनुमान सर्किट बना रहे हैं और नवग्रह सर्किट बना रहे हैं। हमारे यहाँ बृहस्पति का मंदिर है, कटारमल में सूर्य का मंदिर है, खरसाली में शनि का मंदिर है और पैठानी के अंदर राहु का मंदिर है। ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर नवग्रह मंदिर भी हैं। तो इसको लेकर के हमने सारे सर्किट्स बनाए हैं ताकि इन डेप्थ आदमी इनमें विचरण कर सके और इसका लाभ उठा सके। विवेकानंद सर्किट हमने बनाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने हिमालय को देख करके
बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त की। तो निश्चित रूप में हम विवेकानंद सर्किट हमने बनाया है ताकि उनका मायावती आश्रम, जहाँ पर वो खुद प्रिंटिंग करते थे, साधना करते थे, और ऐसे कई स्थान हमारे उत्तराखंड में हैं, जिसमें एक स्थान है कसार देवी। आप थोड़ा सा कसार देवी के बारे में और वैन एलन बेल्ट के बारे में थोड़ा सा आप इंटरनेट पर जाएंगे तो ये कॉस्मिक रेज धरती से निकलती है और ये 3 जगह पे निकलती हैं, केवल वर्ल्ड में 3 जगह पे निकलती हैं। वन प्लेस इज कसार देवी, वन प्लेस इज माचू पिचू, एंड द थर्ड प्लेस इज स्टोनहेंज, जो आपके ब्रिटेन में है। तो यहाँ पर लामा गोविंदा और बहुत से जॉर्ज हैरिसन, उसके बाद यहाँ पर विवेकानंद जी, कई साधकों ने कसार देवी में साधना की, और ये माना जाता है कि वहाँ पर जो कॉस्मिक रेज निकल रही हैं वो आपकी बॉडी को हील करती हैं। अगर नंगे पैर आप वहाँ पर चलेंगे तो आपकी सेल्फ हीलिंग होती जाएगी। काफ़ी लोग वहाँ आके ठहरते हैं और सेल्फ हीलिंग करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए बड़ा अलग स्थान है हमारा कसार देवी, और निश्चित रूप में ये टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ विंटर टूरिज्म को हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि समर टूरिज्म तो हमारा चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 45 लाख हमारे पर्यटक आएंगे। विंटर के अंदर हमारा पहाड़ जो है सुनसान हो जाता है, पीपल माइग्रेट, और पहाड़ से पलायन होकर के लोग नीचे आ जाते हैं। जो हमारे भोटिया बंधु रहते हैं सीमाओं पर, वो भी नीचे आ जाते हैं और पहाड़ सुनसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएं, जिसमें कि हमारा एक स्थान को हम डेवलप कर रहे हैं, टिमरसैंड महादेव। वहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में अमरनाथ की तर्ज पर वहाँ शिवलिंग बनता है, स्वयंभू शिवलिंग बनता है, 5-5 लिंग बनते हैं, पूरा शिव परिवार आपको देखने को मिलेगा। उसको हम ला रहे हैं टूरिज्म मैप के ऊपर, और वहाँ पर हम, क्योंकि वो थोड़ा सा इनर लाइन परमिट का एरिया है, तो उसमें परमिशन लेने के बाद लोगों को चाहेंगे कि वहाँ दर्शन करने जाएं। तो ये भी एक अमरनाथ की तर्ज पर विंटर टूरिज्म को बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जब शीतकालीन आ जाता है, मंदिर हमारे बंद हो जाते हैं, तो हमारे दूसरे स्थानों पर पूजा होती है। यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, गंगा माई की पूजा आपके मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल की पूजा ऊखीमठ में, भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर में और ज्योतिर्मठ में होती है। तो ये जो स्थान हैं, मुखबा, आपका खरसाली, ऊखीमठ, और इसके बाद पांडुकेश्वर और जोशीमठ, ये विंटर डेस्टिनेशन के लिए है स्थान हम चयनित कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आप शीतकालीन दर्शन कर सकें। हम स्कीइंग को बढ़ाना चाहते हैं। मैं अपने सेक्रेटरी को ले गया, मैं स्कीइंग की बातें करता था तो लोग समझते थे कि सतपाल महाराज बर्फ़ में फिसलने की बात कर रहा है, ये भी क्या चीज़ है। तो खैर वो बड़ा सीरियस कभी नहीं हुआ। तो फाइनली आई टुक हिम टू शमिनी। शमिनी एक आपका फ्रांस में एक स्कीइंग सेंटर है, और शमिनी जो है वो बिल्कुल ठीक जोशीमठ की तरह है। जैसे जोशीमठ हमारा है, वैसे ही आप उसको डुप्लीकेट देखेंगे। तो जब हम वहाँ ले गए तो एक गांव के अंदर हम बैठे थे, तो वहाँ हम भोजन कर रहे थे। तो वहाँ का मालिक आया, उसको बड़ा कुर्सी बनाने का शौक था, तो यहाँ पर मुरादाबाद में आके अपनी कुर्सी बनाने के लिए आया। तो उसको पता चल गया कि ये मंत्री जी आए हुए हैं, तो हमारे पास आ गया। वो बताने लगा कि देखिए अभी समर में यहाँ कोई नहीं है, विंटर में यहाँ 1 मिलियन पीपल विल बी हियर, स्कीयर्स होंगे यहाँ पर, एंड एवरी स्लोप विल हैव अ स्कीयर। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भाई अब समझ ले तू, अब तक तू फिसलने की बात कर रहा था कि ये बर्फ में फिसल रहे हैं, अब ये देखो ये फिसलना कितना महंगा है। क्योंकि जनरल डिगॉल ने कहा, जब उनकी इकोनॉमी, फ्रेंच इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खराब हो गई, कोलैप्स कर गई, तो जनरल डिगॉल ने कहा कि एवरी स्टूडेंट शुड गो टू द माउंटेन एंड स्की। तो उनका स्कीइंग ने जोर पकड़ा। तो आज स्कीइंग है, आपको पता, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, ये विंटर में सब आपका स्कीइंग का ही टूरिज्म चला रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी हाई एंड टूरिज्म। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम ओली के अंदर इसको डेवलप करें। इसके बाद हमारे यहाँ और भी स्थान हैं जहाँ वाइट पाउडर स्नो होता है, और वहाँ पर भी
बड़ी अच्छी तरीके से स्कीइंग कर सकते हैं और इसको हम पूरी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य यह है कि क्लाइमेटिक चेंजेस होने से कभी औली में बर्फ़ पड़ती है, कभी नहीं पड़ती, तो हमारे इंटरनेशनल गेम्स हो नहीं पाते हैं। अब औली से ऊपर 2 किलोमीटर्स के ऊपर एक जगह है गौरसों। गौरसों माने जहाँ गौरी ने तपस्या की थी, वो स्थान पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो उसको हम अब जब जोड़ देंगे टूरिज्म से तो हमें हमेशा बर्फ़ मिलेगी। और मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि करीब 6 से 7 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हम वहाँ पर परफॉर्म करने जाएंगे। और मैंने खुद देखा है कि माउंट ब्लांक जो जिसके ऊपर लोग स्कीइंग करने जाते हैं, उससे भी अच्छे स्लोप्स हमारे इलाके में हैं। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। मुझे न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला तो एक टूरिस्ट ने कहा कि साहब देखिए ये एक ब्रिज है, इस पे से बंजी जंपिंग हुई थी और जब यहाँ से कूद रहे थे तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गया कि तुम तो मरने जा रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया गया। तो उन्होंने कहा साहब ये रोप्स बड़ी मजबूत रोप्स हैं। उन्होंने कहा नहीं आपको हमें पहला एग्जाम्पल करके दिखाइए। तो वो उस आदमी का जो वज़न था वो वज़न बांधा गया, उसको डाला गया, जब वो सेफ था तब उन्होंने अलाउ किया। अब बताइए एक एक बंजी जंपिंग में आदमी 5-5 हज़ार रुपये दे रहा है, तो हमारे पहाड़ में तो जितना चाहिए आप कूदिए, पहाड़ी पहाड़ है। तो ये बंजी जंपिंग का प्रचार प्रसार होना चाहिए डेफिनेटली। और ये तो बहुत अद्भुत मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ कयाकिंग हो गया और हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। नीलांग वैली में हमने गरतांग गली 150 साल पुरानी एक स्काई ब्रिज था। एक रॉक के ऊपर, स्टीप रॉक के ऊपर कश्मीरियों ने लकड़ी ठोक ठोक के स्काई रॉक बनाया। और तिब्बत से जो यात्रा होती थी, उत्तरकाशी को कहा जाता था, बाड़ा हाट कहा जाता था। तो बाड़ा हाट में यात्रा करने के लिए, सामान खरीदने के लिए टिबेटन्स लोग आते थे, सामान बेचने के लिए, और वो इस स्काई वॉक से आते थे जिसको हम कहते हैं गरतांग गली। आज उसको हमने फिर से रिस्टोर कर दिया है और वो 150 साल पुराना ब्रिज बहुत अलभ्य है। उसकी आप टेक्नोलॉजी देखेंगे जैसे बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि फिल्म जगत के लिए तो बड़ा वो एक वरदान है कि वहां भी आप कुछ चीज़ों को फिल्माएं। तो इसको हमने खोल दिया है। हमारे उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हमने चलाई है, जिसमें अब तक 4,453 हमारे होम स्टे पंजीकृत हो गए हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपको गांव का खाना खाने को मिलता है, गांव का ग्रामीण जीवन को मिलता है, उसका जीवन देखने को मिलता है। और जैसे आपने देखा होगा पंजाब के अंदर मक्के की रोटी और सरसों का साग होता है, ऐसे हमारे यहाँ मंडवे की रोटी और कंडली की भुजी होती है। कंडली को हम कहते हैं नेटल ग्रास, बिच्छू बूटी, बिच्छू घास, और वो अपने आप में इस प्रकार की घास होती है कि उसके खाने वाले को कभी कैंसर नहीं होता है। तो हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा कैंसर नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसमें इतना स्वाद है कि आप इसे खाएंगे तो आपको पता चलेगा। हमारा पहाड़ी भोजन जो है, जिसमें कुमाऊनी रायता होता है और हमारे यहाँ बाड़ी होती है, छंचिया होता है, नाना प्रकार के हमारे डिशेस हैं। हमारे अरसे हमारी मिठाई है, बाल मिठाई हमारी होती है, सिंगौरी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अलभ्य हैं और अनेक प्रकार का इनका स्वाद होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में बहुत पोटेंशियल हमारा है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हाई एंड टूरिज़्म की बात करूँगा। अभी अभी हम लोग मुंबई में थे तो वहाँ पर बातचीत चली और हमारे आंध्र के डिप्टी सीएम भी हमारे उत्तराखंड में आए थे। उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं कि एक ऐसा आधार शुरू किया जाए जो हाई एंड टूरिज़्म हो, जिसमें कि लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं है। पीपल हैव गॉट मनी बट दे डोंट हैव एनी टाइम। तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि अगर हाई लेवल पर, हाई एंड टूरिज्म पर हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करें। आदमी 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते भर में अगर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लेगा तो अपने आप में चमत्कार है। लोग तो अपने जीवन भर में करते हैं, कोई 1 साल में करता है एक ज्योतिर्लिंग, को 2 साल में करता है। तो उसमें आप चार्टर फ्लाइट्स करके 5 स्टार होटल में ठहरा के, जहाँ पर प्लेन्स नहीं जाते हैं, फिक्स्ड विंग प्लेन्स नहीं जाते हैं, वहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से ले जाइए। तो ये आप करेंगे तो अपने आप में ये बहुत अलग मैं समझता हूँ एक हाई लेवल का टूरिज्म हो जाएगा। और ये एक
वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड टूर एक फॉरेन कंपनी है जो इसको करती है, और उसमें जब वो ले जाती है आपको स्फिनिक्स दिखाने के लिए, पिरामिड्स को दिखाने के लिए ले जाती है, तो वहाँ पर जो उनका गाइड होता है वो वहाँ का जो म्यूज़ियम का सबसे चीफ क्यूरेटर होता है उसको मौका दिया जाता है। तो वो बहुत सी बातें आपको बताएगा जो आम आदमी को पता नहीं चलती हैं, बहुत से आपको मोमेंट्स दिखाएगा जो एक्सप्लोर हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से हम भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग के टूर में जो हमारे वहाँ पर रावल हैं, पुजारी हैं, वो कैसे पूजा करते हैं, क्या चमत्कार देखते हैं। क्योंकि जब आप बद्रीनाथ जी का पट खुलता है तो उसके अंदर एक ज्योति जलती रहती है, मैंने खुद देखा है। और जैसे वो दरवाज़ा खुलता है वो ज्योति और इन्फ्लेम हो जाती है। तो मैंने पूछा ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा सब ऑक्सीजन जाती है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैंने कहा कि ये जब बर्फ़ पड़ जाती है तब कैसे जलता है ये, तो उन्होंने कहा जहाँ से पानी निकलता है वहाँ से हवा आती रहती है, हल्की ऑक्सीजन मिलती है तो जलती रहती है। तो वास्तव में वो अखंड ज्योति अखंड ही होती है। उसके बाद जो बहुत सी चीज़ें आप रावल जी के पास बैठेंगे वो आपको बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि वहाँ कहीं कोई पुष्प नहीं होता है पर वहाँ पुष्प पड़े रहते हैं, देवता लोग पूजन करते हैं, बहुत सी चमत्कारिक आपको बातें बताएंगे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। और जब आप 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे तो हम पंच केदार करेंगे, क्योंकि हमारा हिमालय ही भगवान शिव है और उसमें 5 केदार आते हैं और पंच बद्री आते हैं। तो ये भी हम टूरिज्म में इसको बढ़ावा देते हुए इसको पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप में वेलनेस सिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे टेहरी लेक के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें वेलनेस सिटी भी हो, और कुछ हमारी उत्तराखंड की उसके अंदर बातें होनी चाहिए। मेरे पास बड़े सुझाव आए कि साहब आप सेंटोरिनी की तरह बनाइए, ग्रीक आइलैंड्स की तरह बनाइए, आप इसको जो है लेक कोमो की तरह डेवलप करिए। फाइनली हमने विचार करने के बाद हमने सोचा कि जब बनाना ही है तो हम उत्तराखंड का जो हमारा आर्किटेक्चर है उस पर क्यों ना बनाएं। और हमारे यहाँ जो पुराने मकान बनते हैं, जो मंदिर बनते हैं, उनके अंदर जो बीम्स लगी होती हैं लकड़ी की, कितना भी अर्थक्वेक आए वो बीम्स कभी भी पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स नहीं होने देती हैं। तो उस स्ट्रक्चर के साथ, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, अगर आपने स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो बर्न है उसकी आप थोड़ा फोटोज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। बर्न। तो कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का जो आर्किटेक्चर है इसको लेते हुए ही हम उसको बनाएं, वेलनेस सिटी बनाएं। हमारे यहाँ वैसे भी जो पानी और हवा और जो हमारा आयुर्वेद है ये हमारे ऋषियों ने इसको हमें दिया है, और हमारे उत्तराखंड में अनेक जड़ी बूटियां हैं। उत्तराखंड से ही जड़ी बूटी गई। हनुमान जी संजीवनी लेकर के गए, और संजीवनी जो हैं ये पॉलीहर्ब्स हैं। आपने अगर यासर गौंपा का नाम सुना होगा, जिसको कीड़ा जड़ी कहते हैं, कैटरपिलर फंगस कहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। कई जड़ी बूटियां हमारे अंदर बड़ी अलभ्य हैं। हमारे यहाँ ऐसे कमल हैं, ब्रह्म कमल हैं और थल कमल हैं, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ कमल होते हैं। तो इस प्रकार से जड़ी बूटियों का ये स्थान रहा है। तो यहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा हम चाहते हैं केंद्र खुले और सेल्फ हीलिंग हो, लोग अपना अच्छा स्वस्थ रखें और इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आज बहुत ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि मेरे पहाड़ में रेल आए, और उसके लिए हमने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सर्वे कराया, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो रेलवे लाइन जो है आगे विस्तार उसका हो रहा है। उसके 17 टनल बन रही हैं, और अभी सबसे बड़ी टनल का जो है पूरी तरीके से वो बन चुकी है। तो मैं समझता हूं कि 2024 के नज़दीक तक ट्रेन हमारे उत्तराखंड में बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अपने आप में ये मैं समझता हूं बहुत ही सुंदर ट्रेन होगी। और मेरी थोड़ी कल्पना यह है कि जैसे आपने ट्रांस कैनेडियन के बारे में सुना होगा, तो उसके ग्लास टॉप्स होते हैं, पूरे आप हिमालय को देखते हुए जाएंगे, इस प्रकार की हम लोग कल्पना करते हैं। और 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, जिसके लिए हम 7 घंटे लगते हैं आज पहुंचने में, 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ रोपवेज को हम ला रहे हैं। अभी हमारे यमुनोत्री के अंदर रोपवे आने वाला है, और हमारे केदारनाथ में रोपवे आने वाला है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ ट्रैवलिंग हमारी सेफ़ हो जाएगी और सुरक्षित हो जाएगी,
और रोपवे के ज़रिए हम लोग चाहेंगे कि लोग यहाँ पहुँचें। बोलीविया में आप जाएंगे तो बोलीविया में इतने स्लम्स बन गए कि उन्होंने कहा कि अब सड़क नहीं बन सकती है, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक रोड्स। तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्लू केबल कार, येलो केबल कार, ग्रीन केबल कार, रेड केबल कार करके पूरा स्ट्रक्चर को ऊपर ले गए। ऊपर रोपवे से ही पूरा उनका कम्युनिकेशन होता है। और हमारे शहरों में भी, जैसे चांदनी चौक में आप जाएं तो रोपवे ही सक्सेसफुल है, पानीपत में जाए, कहीं भी आप जाए रोपवे के बिना काम नहीं चलेगा। तो रोपवे को हम ला रहे हैं। रोपवे में डबल डेकर रोपवे भी होते हैं, और रोपवे में फर्निकुलर के टेक्नोलॉजी चाहिए जो गरारी पे चलती है, और अगर रुक जाए तो गरारी वहीं अटक जाती है, वो नीचे स्लिप नहीं होता। तो ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया के अंदर हैं ये आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपने दार्जिलिंग की ट्रेन देखी होगी जो टू एंड फ्रो करके चलती है, और उसके जब वो फिसल जाते हैं व्हील्स तो उसमें रेता छिड़कते हैं। पर अगर अंग्रेज़ों के पास ये कॉग वाली, गरारी वाली टेक्नोलॉजी होती, फर्निकुलर की टेक्नोलॉजी होती, तो शायद ये ना होता। तो आप देखेंगे कि ग्रीक आइलैंड्स के अंदर और आपके स्विट्ज़रलैंड के अंदर फर्निकुलर रेलवेज बनी हुई हैं। और ख़ासकर जब आप इंटरलाकन से टिब्लिस जाते हैं तो पूरी गरारी पे चढ़ते चले आते हैं, इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप में आप उत्तराखंड आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप जानते ही हैं कि वहाँ पर अपार भीड़ आ रही है। चारधाम यात्रा तो हमारी बहुत बड़ी यात्रा होती है, और निश्चित रूप में वहाँ पर चाहे एडवेंचर, जैसे आपने देखा होगा डिज्नीलैंड होता है, आपका हॉलीवुड होता है, इस प्रकार के अनेक थीम पार्क्स होते हैं। तो निश्चित रूप में हम वेद के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, सप्तऋषियों के ऊपर, योग के ऊपर थीम पार्क्स बना करके दुनिया को अपना भारत का ज्ञान बांटें, तो ये बड़ा श्रेयकर होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कॉन्क्लेव से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और अंत में जिम कॉर्बेट पार्क, क्योंकि जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो हम लोगों ने जो सलून्स थे उन सबको लेकर के हमने कहा इनका क्या करना है, तो सलून्स को जोड़ करके रेनोवेट करके हमने पैलेस ऑन व्हील्स को खड़ा किया। इस प्रकार से जिम कॉर्बेट पार्क में भी एक जिम कॉर्बेट पार्क की ट्रेन चल सकती है, जो यहाँ से चले, वहाँ रहें, आप ट्रेन में ही रहिए और जंगल के अंदर खाना खाइए। और एक मोदी ट्रेल, जब मोदी जी ने बियर गाइल्स के साथ एक प्रोग्राम किया था जिम कॉर्बेट पार्क में, तो उसके बारे में मेरी कल्पना यह है कि मुझे क्रोएशिया जाने का मौका मिला। तो मैं जब कासल में था तो वो दिखाने लगे कि साहब यहाँ आपको हम गेम्स ऑफ थ्रोन दिखाएंगे। मैंने कहा गेम्स ऑफ थ्रोन का क्या दिखाएंगे? तो उन्हें मोबाइल फ़ोन निकाला, हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी पेमेंट करिए, हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद उन्हें मोबाइल फ़ोन निकाला, एक आदमी आ गया, उसने कहा चलिए आपको गेम्स ऑफ थ्रोन का हम दिखाते हैं। तो वो सारा जो सीन्स हैं वो हमें मोबाइल पे दिखाता था कि ये सीन यहाँ का है, ये सीन यहाँ का है। तो हम चाहते हैं इसी प्रकार से बियर गाइल्स के साथ जो मोदी जी ने जिस पेड़ के नीचे वो भाला बनाया और जहाँ वो कहानी सुना रहे हैं कि मैंने एक एलिगेटर को पकड़ा और बहुत सी बातें चाय पी रहे हैं, वो सारे सीन उसमें जो बियर गाइल्स के इंटरव्यू के सीन्स हैं वो और वो स्थान को दिखा करके हम एक मोदी ट्रेल बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि एक जिम कॉर्बेट ट्रेन भी हो जिसमें आप रात को रहें, 2 दिन के बाद आप चले आएँ और वहाँ पर पूरी जो जानवर हमारे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको देखें। आगे भी हम चाहते हैं कि उसके अंदर और भी हम चाहें, अब तो भारत में चीता आने लगे, हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पर सीताबनी पार्क में ज़ेब्रा हो गए, आपके और भी एनिमल्स हो गए, तो जितने भी आपके सेरेंगेटी के एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स वहाँ लाए जा सकते हैं। तो इसलिए टोटल वाइल्ड किंगडम को लाने का हमारा विचार है, एनिमल किंगडम को लाने का विचार है। तो इस तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। उत्तराखंड ऐसी भूमि है, देवभूमि के साथ साथ वो लक्ष्मी की भूमि भी है। जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको मल्टीफोल काफ़ी उसका लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप में मैं यही आग्रह करूंगा आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म कमल निकलता है और एक स्वर्ण कमल है जिसका उल्लेख आता है कि पुष्प गंगा से एक स्वर्ण कमल बहते हुए आया, तो द्रौपदी ने कहा पांडवों से कि मुझे कमल चाहिए, और उस कमल को लेने के लिए भीम जाते हैं। तो मैं समझता था ये सब हमारी पुराणों की बातें, कहानियाँ हैं,
मुझको थाईलैंड जाने का मौका मिला और वहाँ पर एक कमल मैंने देखा जिसका मैं एक फोटोग्राफ भी लाया, तो वो बिल्कुल गोल्ड कलर का कमल है। जैसे आपका मूंगा होता, मूंगा सिल्क, उसको जितना घिसिए जितना धोइए वो सोने की तरह चमकता रहता है, इसी प्रकार का ये कमल था। हमारे यहाँ एक ब्रह्म कमल है, एक फेन कमल है, और अगर आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा पद्मम मिलेगा, जो कमल है जो 4 फुट का होता है, जिस पर पूरा आदमी बैठ जाए। तो जो हमारी कल्पना है कि सरस्वती कमल पर बैठती है, ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं, वो कमल वास्तव में इंडोनेशिया में मिलता है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हमारे उत्तराखंड में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे उत्तराखंड में आइए, इन्वेस्ट कीजिए और टूरिज़्म को नया आयाम दीजिए, ताकि निश्चित रूप में जो हमारा भारत जो विश्व गुरु की एक भूमिका निभाने जा रहा है, हम विश्व को क्या क्या ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया, क्या ज्ञान का जो महत्व था, क्या उनके हमारी वाइब्रेशन और क्या कॉस्मिक एनर्जी वो दुनिया को देना चाहते थे, तो ये निश्चित रूप में हमें समझना होगा और देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल महाराज जी। और जो आपने शेर कहा, तो जब आप बोल रहे थे तो आपके साथ साथ हम लोग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की यात्रा कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा जो अभी हम अलग अलग देशों में देखते हुए आए हैं। और जैसे नींद से जगाया है आपने हमें, मुझे एक शेर याद आता है इस मौके पर कि उठो ये मंजर ये शबे ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। तो वो जो ख्वाब आपने, ख्वाबों की जो ताबीर आप करने वाले हैं, इस पर कई सवाल भी हैं। आपने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन ये बताइए कि ये हकीकत में उतरेगा कब? एक टाइमलाइन कुछ सर हमें मिलेगा इसके लिए, पहली बात। और जो मुझे मुश्किल, चूँकि मैं एक APN न्यूज़ चैनल के अलावा इंडिया लीगल मैगज़ीन के एडिटर भी हूँ, और मुझे ये सच पता है कि जब भी वहाँ आप कुछ करने जाइए, NGT एक बहुत बड़ा इशू बनता है। अब यहाँ काया साहब बैठे हुए हैं, तमाम और होटलियर्स बैठे हुए हैं। होटल को भी अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहें तो NGT का मसला आता है, रास्ता बनाना चाहें NGT का मसला आता है। क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ जितने इन्वेस्टर्स हैं सभी के दिमाग में चल रहा होगा, ज़मीन तो ले लें, आगे तो बढ़ा लें, कानून का क्या होगा? क्या कुछ हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस तरह से मिलने वाला है आपकी ओर से? निश्चित रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी, धामी जी का ये प्रयास है कि हम सिंगल विंडो सिस्टम से काम कर रहे हैं, और ये जो आपने कुछ रिलैक्सेशन की बात की है, इस तरफ भी हम जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उच्च स्तर के ऊपर हम लोग इस पर मंथन और चिंतन कर रहे हैं। कैलगरी के नज़दीक एक जगह है, बैंफ जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, और एब्सोल्युटली उसका पानी आपको बिल्कुल ब्लू वाटर्स, और वहाँ का पूरा, तो इस प्रकार के जो हमारे अलभ्य जगह हैं जहाँ से आपको हिमालय दिखाई देता है, करीब आपको 270 डिग्रीज़ का पूरा दृश्य दिखाई देता है, तो ये हमें टूरिज़्म के लिए खोलने होंगे। हम पेड़ लगाने को तैयार हैं, और आपने जैसे बताया सड़क का समस्या है, तो ये तो ज़्यादा समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट मेरे पास ही है जी। मैं टूरिज़्म को भी मेरे पास है, PWD भी है, और पानी की दिक्कत हो तो उसमें लघु सिंचाई भी है, सिंचाई भी है, और पंचायती राज भी है। तो हमने केंद्र को ही पकड़ लिया, कमी नहीं होने देंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर इस तरफ हमको ध्यान देना होगा कि ऐसे जो लोकेशंस हैं, जो अपने आप में बड़ी अलभ्य लोकेशन हैं, वन ऑफ इट्स काइंड हैं, इनको हमें एक्सप्लॉइट करना होगा। पहले महेश शर्मा जी थे, टूरिज़्म मिनिस्टर थे, फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इसकी जगह हम पेड़ भी लगा लेंगे और सब काम कर लेंगे, और इसको हम खोलना चाहते हैं। तो ये ऊंचे स्तर पर जाके जब बातचीत की जाएंगी तो मैं समझता हूँ इस मसले को हल किया जाएगा। पर निश्चित रूप में अभी जैसे हमारा टिहरी लेक है, एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ टिमरसेन महादेव है, अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ त्रिजुगी नारायण है, जहाँ पर शंकर पार्वती का विवाह हुआ,
और आज भी ये माना जाता है कि वहाँ जो अग्नि जल रही है ये सतयुग से जल रही है। उस तुर्जिकी नारायण को हम लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसको हम प्रसारित कर सकते हैं। फैंटास्टिक। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है और भगवान विष्णु ने कन्यादान किया था, तो ऐसा डेस्टिनेशन आपको और कहीं मिलेगा नहीं। तो कुछ जगह ऐसी हैं, तो उसको जो भी दिक्कतें आएंगी उनको हम फेस करेंगे निश्चित रूप में, और उनको हम सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी, आप जब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे तो राजीव जैन जी बैठे हुए, उनकी आंखें चमक गई कि एक और नया डेस्टिनेशन मिला। लेकिन वहाँ पर जो दिक्कतें होती हैं, अभी मेरी बात जब हम लोग इसके पहले सत्र में बात कर रहे थे, ट्रैवल की प्रॉब्लम है। क्यों राजीव जी, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर इसलिए लोग शायद जाना नहीं पसंद करते हैं कि? सर देखिए, हम लोग ना दिल्ली उत्तराखंड के सबसे पास में है जो होता है, और आपने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं भी वेडिंग टूरिज्म की बात नहीं की जो होती है। वेडिंग टूरिज्म कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू चर्नर्स फॉर योर स्टेट। आप बाकी सब चीज़ करने के लिए आपके स्टेट को पैसा चाहिए होगा। वेडिंग इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे पैसा काफ़ी तेज़ी से आता है। और एक हफ्ते पहले आई हैपन टू विजिट दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड हयात एट देहरादून, और वो प्रॉपर्टी देख के मुझे लगा कम से कम आप एक 150-200 कमरे की प्रॉपर्टीज़ बनाने लग गए हैं जो होता है। अगर आप लोग हम लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि वेडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन है, अगर आप इनके साथ मिलकर अगर आप इस वेडिंग टूरिज्म को बढ़ाएं, तो जो हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं वेडिंग करने के लिए, इंटरस्टेट टूरिज्म की बात करें, दिस कैन बी ए ह्यूज रेवेन्यू चर्नर फॉर योर स्टेट। वेडिंग्स में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये। आपका स्टेट कितना लेना चाहता है आपको, और आपने बताया बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है। वॉज वेरी इंप्रेस्ड हियरिंग दिस थिंग। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लंकावी आपने नाम सुना होगा? मैं गया हूँ सर 3 बार। आप गए? लंकावी में जो उनके वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो डेवलप किया है, क्योंकि लंकावी हमें भी जाने का मौका मिला, लंकावी में कोई फैक्ट्री नहीं है, केवल वहाँ टूरिज्म है, टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं। यस सर। महारती जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उन्होंने केवल टूरिज्म को प्रमोट किया। और अब वो ये कहने लगे, मुझको उन्होंने बताया, मिनिस्टर साहब ने बताया कि भाई अब हम डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से करने जा रहे हैं लंकावी। अभी डायरेक्ट फ्लाइट होती थी, आपको बदलना पड़ता था, कोलालमपुर या पेनांग से कोलालमपुर उतरनी से, पड़ती हाँ थी जी, आपको। हाँ जी। हाँ जी। तो अब वो डायरेक्ट फ्लाइट, वो कहने का हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में आपने जो कहा उस पर हम विचार करेंगे, इसलिए मैंने आपको त्रिजुकी नारायण के बारे में भी कहा। जी सर, हर्ड फॉर द फर्स्ट। और भी डेस्टिनेशंस हमारे यहाँ हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, वो भी डेस्टिनेशंस हैं। सर एक और इसके पहले, क्योंकि और मैं सवाल लूँ, एक और अभी हाल फिलहाल में हम लोग उत्तराखंड में गए और मसूरी गए। जो ट्रैवल टाइम है वो आजकल टाइम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से बाई फ्लाइट जाना चाहें तो आपको देहरादून जाना है, फिर वहाँ से मसूरी जाना है। ट्रैवल टाइम को आप कैसे कम करेंगे? क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं वो चलाना चाहेंगे, या इस तरह कोई सुविधाएं आप देने की कोशिश करेंगे? ट्रैवल टाइम तो वैसे ही अब मैं समझता हूँ मसूरी देहरादून का कम होने जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली से एलिवेटेड ट्रैक जो है आ गया है, एलिवेटेड रोड आ गया है, तो वो आपको 2.5 घंटे में पहुँचा देगा। तो प्लेन से जाने की अब आवश्यकता ही नहीं, आप बाई कार जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सुविधाएं तो रहेंगी। और हेलीकॉप्टर भी अभी हमारा जॉर्ज एवरेस्ट है, जहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट का घर था, उसको हमने रेनोवेट किया है और पूरा उसको रिस्टोर किया है उसी ग्लोरी में जैसे वो था। और वहाँ पर एक हमारे राधा मोहन शिकदर हुए हैं जिन्होंने पॉइंट 15 को नापा। पॉइंट 15 जो था, इस चोटी को बाद में एवरेस्ट कहा गया और प्रपोजल बना के भेजा गया। जब उनसे पूछा गया शिकदर जी से कि भाई आप क्या चाहेंगे, तो उसने कहा भी मेरे गुरु रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम को मैं प्रपोज करता हूँ। तो ये नाम भेजा गया, तो अंग्रेज़ों ने जॉर्ज काट करके नाम रख दिया एवरेस्ट। दिस पीक 15 वॉज कॉल्ड एवरेस्ट। तो ये जो थी राधा मोहन शिकदर जी ने इसको नापा। शिकदर जी का नाम नहीं आया, पर चलिए हम उनको याद करते हैं। और यहाँ पर पूरा म्यूज़ियम बना रहे हैं हम लोग, और हेलीपैड भी वहीं पर बन गया है। तो निश्चित रूप में आप आइए, समय निश्चित रूप में जो टाइम ट्रैवलिंग का होगा वो कम हो जाएगा जी। और इसी की उम्मीद भी है। रजत महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी इसमें धरातल पर भी उतरी हैं, और आगे भी आपने और अदरवाइज़ भी आपके बारे में जाना जाता है कि आप विदेशों में जा कर के वहाँ की टेक्नोलॉजीज़, वहाँ के प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं, फिर उसको इंडियन रूप दे करके अपने हिसाब से ढालते हैं।
महाराज जी, मेरा कहना ये है कि टूरिज़्म के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना ज़रूरी है। स्पेशली फिल्म शूट में भी हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या इटली जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, तो कई बार प्रोड्यूसर्स का ये कहना है कि हमें उस तरीके की सुविधाएं उत्तराखंड में नहीं मिलती है। नेचुरल ब्यूटीज़ देयर, वहाँ पे सीनरी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा कि तभी टूरिज़्म भी और बेहतर हो सकेगा। नहीं, रोड्स तो बेहतर हो ही रहे हैं, पर कुछ मैं कहना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा वर्षा हुई है और इतनी ज़्यादा आपने पर अनटाइमली रेन्स हुई हैं और अभी भी बारिशें हो रही हैं, उससे कुछ रोड प्रभावित हुई हैं, पर हमने काफ़ी उनको ठीक किया है। और ऑल वेदर रोड हमारा जो बन रहा है, कॉन्सेप्ट है पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी बन करके तैयार हो गया है। भारतमाला के अंदर हम लोग पूरे हमारे पिथौरागढ़ के एरिया को हम जोड़ रहे हैं, तो रोड की कनेक्टिविटी और भी इम्प्रूव करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिद्धार्थ जी, आपको ज़रूर मालूम होगा कि हम वो विंटर ओलंपिक्स की बात भारत में नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे जैसे आपने नाम लिए जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये सब विंटर ओलंपिक्स के लिए हमेशा बिड आउट करते हैं। सिमिलरली यूएसए, सिमिलरली कनाडा। तो क्या हम ऐसा विजन ले सकते हैं कि हम आज से ही विंटर ओलंपिक्स के लिए टारगेट करें? और क्योंकि जब विंटर ओलंपिक्स अनाउंस, हाँ हमें लगेगा 4-5 साल, क्योंकि बिडिंग प्रोसेसेस होती हैं, subsequently will show that we have sufficient infrastructure available, and so then the world will always concentrate back to the suggested places. तो क्या आप इसको आगे सोचते हैं? हाँ, नहीं, हम निश्चित रूप में हम ऐसे सोच रहे हैं, और अभी हमारे कुछ इंटरनेशनल गेम्स होने वाले हैं, उनके हमें सैंक्शंस मिल गए हैं, और इसके साथ साथ हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम औली से लेकर के गौरसों तक हम रोपवे लगाने जा रहे हैं, उसका काम भी शुरू होने वाला है। और हम चाहते हैं कि औली के अंदर जब पर्याप्त बर्फ़ नहीं होगा तो उसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हम लोग चाहेंगे। जैसे कि आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम स्कीइंग को सीखें, तो आपको पता है कि वो एक फ्लैट जहाँ स्नो होता, आइस होती है, उस पर एक सर्कुलर वो चलता है, तो वो डंडे पकड़ करके और वो उसमें करते रहते हैं। तो माँ बाप बगल में बैठ के कैफेटेरिया में कॉफ़ी सिप कर सकते हैं, बच्चे उनका वो सीखते रहेंगे। तो इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स भी हम चाहते हैं कि उसको डेवलप करें। तो निश्चित रूप में औली और गौरसों दोनों हमारे टॉप एंड औली या हमारे जो हैं स्कीइंग डेस्टिनेशन हम बनाने जा रहे हैं। महाराज जी, 9 तारीख अभी नज़दीक है, स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, और आप लोगों के तमाम संघर्ष के बाद इस राज्य को बनाया गया। वहाँ पर जब आपने बोला तो तमाम संभावनाएं हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स टूरिज़्म हो, मेडिकल टूरिज़्म हो या स्पिरिचुअल टूरिज़्म हो। एक जो हमारे मन में सवाल आता रहता है कि अभी हाल फिलहाल में कई एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो वहाँ पे ये हो रहा है कि उत्तराखंड ये भटक गया है कि किस टूरिज़्म को लेकर बढ़े, यानी स्पिरिचुअल टूरिज़्म को लेकर बढ़े या वो एक हनीमून डेस्टिनेशन बन के रह जाए, जो हाल फिलहाल में इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। आत्मा किस ओर बढ़े, पहली बात। दूसरा, एक और इसी से मेरा कनेक्टेड सवाल ये भी होगा कि हमने वहाँ पर एक फ़िल्म कॉन्क्लेव करवाया था और वहाँ पे फ़िल्म टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ाने की बात हुई थी। वो बात, कोशिश बहुत हुई, लेकिन उस तरीके से ढल के नहीं आई। उन दोनों स्थितियों में आप किस तरह से इसको देखेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में आता है कि 4 पुरुषार्थ आते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही त्रिजुगी नारायण ऐसी साइट है जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ, और अपने मधु यामिनी के लिए, हनीमून के लिए वो मद महेश्वर में गए। तो मद महेश्वर एक ऐसा स्थान है कि वहाँ पर आपको बुग्याल मिलेंगे, और इतना सुंदर रमणीय स्थान है, बहुत ही अलभ्य स्थान है। तो ये डेस्टिनेशन, चाहे वो हनीमून डेस्टिनेशन हो, वेडिंग डेस्टिनेशन हो, या हमारे उत्तराखंड के अंदर पहले ही देवताओं द्वारा ये मतलब यहाँ सब कुछ हुआ है और साकार हुए हैं, इसको हमने केवल जीवांत करना है। इसके साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म भी, क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और बाद में आता है मोक्ष। ये सारी चीज़ों को लेकर हम चलेंगे और निश्चित रूप में हम सफलता प्राप्त करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। एक और मेडिसिटी की बात आपने कही है महाराज जी, क्या कुछ इस तरह की कल्पना की जा रही है कि जहाँ पर एक इस तरह का सिटी डेवलप हो कि जो भी होलिस्टिक मेडिकल सुविधाएं हैं पूरे विश्व में, वो वहाँ पर दी जाएं? क्या इस तरह की कोई कल्पना आपके दिमाग में है जो आज अभी तक कहीं नहीं है? निश्चित रूप में हमारे यहाँ जो औषधियाँ हैं और अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, तो इनका अनुसंधान और इनका निश्चित रूप में डेवलपमेंट करना
और इनको उगाना, जी। क्योंकि आजकल ये रेयर हो गई हैं और ये समाप्त होती जा रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक द्रोणागिरी पर्वत है। द्रोणागिरी पर्वत में जब वहाँ कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी बॉडी को जलाते नहीं हैं। तो मैंने कहा भाई आप तो हिंदू हैं, आप, बोला साहब यहाँ पर अगर हम बॉडी को जलाएंगे तो कई हमारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो गायब हो जाएंगी, इसलिए नीचे के गाँव में जलाते हैं, हमारे गाँव में हम उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं। तो इस प्रकार की सेंसिटिविटी अभी भी वहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि जड़ी बूटियों का विस्तार हम लोग करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आगे योग और तंत्र के साथ जो हमारे ऋषि मुनियों की जो रिसर्चें रही, इसका भी अनुसंधान का केंद्र खोला जाए। और कर्म कांड का, आज कई देशों के अंदर टेम्पल तो खुलते जा रहे हैं पर वहाँ कोई पुजारी और पंडित नहीं मिलता है। तो हमारे उत्तराखंड से हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक कर्मकांड का हम इंस्टीट्यूट खोल करके, विद्यालय खोल करके, और कर्मकांड के जो ब्राह्मण लोग हैं ये जा सकें तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ, बनारस से आया हूँ। बनारस में रामलीला होती है और ऐसी अद्भुत रामलीला होती है, कहीं लंका बनती है, कहीं जनकपुर बनता है, कहीं अयोध्या बनती है। पूरे शहर के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये खेली जाती है। केवल इसमें ब्राह्मण प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं और बहुत विराट स्तर पे खेली जाती है। तो उसको थोड़ा सा हम और डेवलप करें, थोड़ा माइक का उसमें इस्तेमाल करें। वहाँ पर मशालें जलाई जाती हैं और मशाला जला करके पूरी रामायण पढ़ी जाती है और सब एक साथ उसका उच्चारण करते हैं। अब मशालें गायब हो गई, अब मोबाइल फ़ोन आ गया। तो ये सब थोड़ा सा अपनी जो परंपरा है उसको थोड़ा सा और उजागर करना होगा। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की जो है उसके अंदर उसको दर्ज कराएं, उसके लिए प्रयास जारी है। और एक तमाम इन्वेस्टर्स की तरफ से एक सवाल महाराज जी कि यदि आज की तारीख में मैं वहाँ जाकर किसी भी प्रकार का कोई बिज़नेस शुरू करना चाहूँ, चाहे होटल खोलना चाहूँ, मेडिसिटी में कोई सहयोग करना चाहूँ, क्या आप इस बात की गारंटी देंगे और एक ही शब्द में कहेंगे कि आइए मैं तैयार हूँ हर तरह के परमिशंस के साथ? निश्चित रूप में आप आइए, आपका स्वागत है और हम लोग पूरी परमिशंस के साथ तैयार हैं। सिंगल विंडो सिस्टम हमारा है और उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उनको भी दूर करेंगे। धन्यवाद। तो इसे कहते हैं महाजनो येन गतः सह पंथा। तो अब जब स्वयं महाराज जी इस बात का वायदा कर रहे हैं तो नेताओं की वादों पे तो हम भरोसा नहीं करते, संतों की बातों पे अभी भी भरोसा बाकी है। तो इसलिए उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित है और अब आगे की प्रक्रिया, क्योंकि जब विकास की बात हो रही है तो सम्मान की भी बात होगी। इस सेशन को हम अभी यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन सम्मान का दौर शुरू। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम नेताओं पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन संतों पर ज़रूर भरोसा करते हैं। और ये सौभाग्य है कि सतपाल महाराज जी हम सबके बीच में हैं और जिनको अवार्ड मिलने वाले हैं उनका भी ये सौभाग्य है कि आपके हाथों से उनको ये सम्मान मिलेगा, उनको ये गौरव प्राप्त होगा। तो पहला अवार्ड जिनको दिया जा रहा है उनका नाम है डॉक्टर यूके मोहम्मद। ये अवार्ड डॉक्टर यूके मोहम्मद शरीफ जी को दिया जा रहा है, जो कि टिग्रिस वैली होलिस्टिक वेलनेस रिट्रीट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। माननीय महाराज जी आपको अवार्ड देने जा रहे हैं और तालीम के साथ स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। और अगले अवार्डी, उनका नाम है सीपी राठौर जी। सीपी राठौर जी हमारे अगले अवार्डी। आप चोमू पैलेस राजस्थान के जीएम हैं, जनरल मैनेजर। राठौर जी को एंसेंट्री हेरिटेज टूरिज्म क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। चोमू पैलेस पर्यटन के अलावा फिल्म शूटिंग के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। भूल भुलैया अगर आपने देखी हो तो भूल भुलैया, करण अर्जुन, ऐसे बहुत सारी मूवी हैं जिनकी शूटिंग यहीं पर हुई है। अगला अवार्ड हम दे रहे हैं ताज ग्रुप को और ताज ग्रुप का अवार्ड लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्वेता जी से कि आप आएं और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद आप भी प्राप्त करें। संतों का आशीर्वाद बड़ी मुश्किल से मिलता है और जिसको मिल जाता है कहते हैं कि उसका उद्धार हो जाता है। अगले अवार्ड
में जो हम अगला अवार्ड देने जा रहे हैं, अगला नाम है विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी अगले अवार्ड के लिए तैयार रहें। स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में विवेक शर्मा जी को सम्मानित किया जाएगा। आप कृधा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये होटल वृंदावन में स्थित है और वृंदावन का नाम आते ही अपने मुंह से राधे राधे जरूर निकल जाता है, तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। तो इनके नाम की जो प्रेरणा है वो श्री कृष्ण व राधा जी का शाश्वत प्रेम ही है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी आप लोग नीचे ही हैं, तो मैं चाहती हूं कि जो फोटो सेशन के लिए फिर मुझे दोबारा निवेदन क्योंकि करना पड़ेगा, तो जितने भी अवार्डी हैं फोटो सेशन के लिए एक बार फिर से आ जाएं। ये तस्वीर आप सब भी अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं। ये यादगार पल जो जिंदगी भर हमें याद रहता है, यही वो तस्वीरें होती हैं जो कभी भी हम पलट कर देखते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कान आती है और लगता है कि हमने जिंदगी में क्या कुछ पाया। एक बार फिर आप सभी अवार्डीज को बहुत बहुत बधाई।